नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चीन की, उस चीन की जो मानने को तैयार नहीं है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात को चीन ने हमारे इलाके में, हमारी सीमा में घुसपैठ की, हमारे 20 जवानों की हत्या कर दी। ये बहादुर, ये जांबाज देश के लिए इन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। और भारत ने चीन को ललकारा कि इन 20 शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। माकूल जवाब दिया जाएगा। जो हमारी सीमा पर आंख उठाकर देखेगा, हम उसे जबरदस्त जवाब देंगे। और चीन के साथ हमने आर्थिक प्रहार किया, उनकी ऐप्स बैन कर दी। जो उनके साथ हम कारोबार तिजारत कर रहे थे, उस पर बंदिशें, रोक लगानी शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भी चीन से बातचीत चल रही है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं। यह उनका बाकायदा एक पूरा इंटरव्यू छपा है हिंदुस्तान टाइम्स में, और इसमें मैं एक लाइन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वो बताते हैं कि 1993 से बातचीत चल रही है, हम सैन्य स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, अभी भी वो बातचीत जारी है। लेकिन ऑपरेटिव लाइन क्या है? वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज फोर्सेज एंड फ्रैंकली वी आर एट अ लॉस टू नो व्हाई। चीन ने सीमा पर, एलएसी पर अपने सैनिकों का, अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ा दिया है, और भारत की समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। यानी कि चीन मानने को तैयार नहीं है। बातचीत तो चल रही है, लेकिन चीन अपनी बात पर डटा हुआ है, और सिर्फ डटा नहीं हुआ है। अब एक और आपको जानकारी दे दूं, डेटरेसफा, ये एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिसिस करने वाली साइट है, और इसने नाकुला, ये उत्तरी सिक्किम में है, और डोकलाम में बहुत जबरदस्त विवाद हुआ था, आपको ध्यान है। वहां पर चीन ने साइट्स बना ली हैं, बाकायदा मिसाइल तैनात कर दिए हैं। ये एयर टू एयर और सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस, हर तरह की मिसाइलें तैनात कर रहा है चीन वहां पर। नाकुला और डोकला से 50 किलोमीटर दूर यह साइट बना ली है, और वायुसेना के उपकरणों को अपग्रेड भी किया जा रहा है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। डेटरेसफा, मैं आपको सोर्स बता रहा हूं। सोर्स को लेकर भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि नकारात्मक रिपोर्टिंग हो रही है, ये किसने बताया, ये चीनी प्रोपेगेंडा तो नहीं। इसीलिए मैं आपको ये जानकारी भी साझा कर रहा हूं। विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है अब सरकार से कि चीन की मंशा का पूरा खुलासा क्यों नहीं करते, पूरा सच क्यों नहीं बताते। लद्दाख के पास रुटोंग काउंटी नागरिक उंचा एयरबेस पर मिसाइल तैनात कर दी गई हैं। सिक्किम का मैंने आपके सामने जिक्र ही किया, नाकुला और डोकलाम का। अरुणाचल में भी एक कृत्रिम झील बनाने की बात हो रही है, वो वाटर टेररिज्म करना चाहता है, और ये मैंने खुलासा नहीं किया है। ये बीजेपी के सांसद अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तापिर गांव, उन्होंने मेरे सहयोगी से एक फोन इंटरव्यू में यह बात कही है। इसके अलावा अरुणाचल के पास मैनलिंग और लहुंजे में ड्रैगन मिसाइलें भी तैनात कर दी गई हैं। तो विपक्ष अब सरकार से सवाल पूछ रहा है। कैसे? देखिए, अगर लद्दाख सीमा को देखें, उत्तराखंड सीमा को देखें, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें, तो हर जगह चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। और अब साथ साथ जो ये मिसाइल के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट बनाने शुरू किए हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल के, ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस मामले में राष्ट्र को विश्वास में लिया जाए, राष्ट्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। क्योंकि हमारा संकट क्या है कि रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश सचिव कुछ बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई बयान आता है, तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा देश एक भ्रम की स्थिति में है कि असलियत क्या है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चीन पर देश को धोखे में कौन रख रहा है? देखिए, राजनीति हावी होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। हम सच की तह में जाना चाहते हैं, और चीन की साजिशों का कैसे जवाब देगा हिंदुस्तान। चर्चा में मेरे साथ
4 जनरल्स, 4 प्राउड सोल्जर्स। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड मेरे साथ हैं। लद्दाख में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड मेरे साथ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा अभी मुस्कुरा रहे हैं, डीजीएमओ रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये अंदर तक की बातें समझते हैं। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड। 4 जनरल्स हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं और एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं। और आपने देखा होगा इस पैनल में बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए कोई मेहमान नहीं भेजा है। मैं इस पहलू पर आऊंगा, लेकिन जनरल गुरमीत, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जो ये जानकारियां मिल रही हैं, और मैं सोर्सेस बताकर बोल रहा हूं, आप बेहतर जानते हैं, इसलिए देश को थोड़ा ये समझाइए। डेटरेस फा ये सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रहा है नाकुला की और डोकलाम की। वहां पर साइट बना दी गई है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी तैनात कर दी गई हैं। ये एक चिंता का सबब है क्या? देखिए, असलियत ये है इस क्षण की और इस स्थिति की कि तनाव भी है और तैयारी भी है, दोनों तरफ। और ये जो आपने इनपुट्स दिखाई हैं, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की है। ये पूरी नहीं है, इसके अलावा बाकी भी एयरफील्ड है जहां पर तैयारी की जा रही है, जैसे खोटान का एयरफील्ड है और जिस प्रकार से वो अपना लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अलावा भी एयरबॉर्न ट्रूप्स का उसने जो मनूवर की एक्सरसाइज की है, ये सब उसकी तैयारी है। और भारत भी इस क्षण के ऊपर में अपना पूरा अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और तैयारी कर रहा है। और जो बात आपने डेटर्स की कही, तो जो चाइना है उसका जो तरीका है वो यही है कि वो मीडिया वॉर, प्रोपागेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, और आजकल के जमाने में तो उसने क्या किया है कि इकोनॉमी का जो मिसयूज किया है, जिस प्रकार से वो अपने प्रॉक्सी बनाता है और दूसरे देश के अंदर में किस प्रकार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, ये उसकी बहुत बड़ी नहीं, आपने एक अहम शब्द का इस्तेमाल किया जनरल गुरमीत सर, एक सेकंड के लिए। आपने प्रॉक्सी वॉर और प्रोपागेंडा वॉर, ये इसमें माहिर खिलाड़ी है चीन। पर जब ये सैटेलाइट इमेजेस, और मैं इसीलिए सोर्स का भी हवाला दे रहा हूं, और जो आपने भी जानकारी में और इजाफा किया, और चीजें मैं बताने वाला हूं, जो ये जानकारियां मिल रही हैं, ये प्रोपेगेंडा ही है या ये दरअसल एक गंभीर मसला है? संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गंभीर मसला है और इस गंभीर मसले के कारण हमको जरूरी है कि हम अलर्ट रहें और तैयार रहें। जो 15 जून को हुआ था, उसके बाद में चीन के ऊपर में ट्रस्ट करना, विश्वास करना बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि खतरे से भरा हुआ है। और देखिए, ये जो चीन की हरकतें हैं, ये सिर्फ यहां नहीं है, ये सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर पे नहीं है, ये ऑल फ्रंट्स के ऊपर में, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, साउथ चाइना सी हो, जहां जिस प्रकार से अमेरिका और चाइना का कोल्ड वॉर का तापमान बढ़ रहा है, उस पर भी है। जिस प्रकार चीन के ऊपर में चुनौती है पूरे विश्व की, उसी को मद्देनजर रख के और उसके अंदर में जो इंटरनल स्टेबिलिटी की। जी जनरल सिन्हा, अब देखिए जो ये इंटरव्यू, ये मैं बिल्कुल एड वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, कई चीजें जो हमारे विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू दिया है। 1993 से हमारी बातचीत चल रही है, इस बात का उन्होंने हवाला दिया। और बातचीत और हमारे जो समझौते 93, 96, 2005 के समझौते हैं, वो समझौते क्या हैं? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप डीजीएमओ रहे हैं, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम फौजें, भारी तादाद में फौजों की तैनाती नहीं होगी। द इंपॉर्ट इज दैट, ये विदेश मंत्री कह रहे हैं, दैट बोथ साइड्स विल कीप मिनिमम फोर्सेस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन वो खुद आगे कहते हैं, we have very large number of Chinese forces and frankly we are at a loss to know why। समझौता करार इस बात को लेकर है, फौजें मिनिमम रखेंगे, उनकी मौजूदगी कम से कम होगी, लेकिन वो बढ़ाए जा रहे हैं बकौल विदेश मंत्री, और वो कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो चीन मानने को तैयार नहीं है कि जनरल सिन्हा।
देखिए संदीप जी, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं डीजीएमओ नहीं रहा हूं, मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस ईस्टर्न थिएटर ऑफ कोर्स चाइना के में रहा हूं लंबे समय तक। दूसरी बात, ये मैं बिना लाभ लपेट के आपको बता दूं कि चाइना का जो मेरे अनुसार एम, इरादा, ऑब्जेक्टिव एब्सोल्युटली क्लियर है। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि चाइना एग्रेसिव तरीके से आपके इलाके को थ्रेटन कर रहा है, आपके पेट्रोलिंग प्रोसेस को बाधित कर रहा है, और आज के दिन में वो ईस्टर्न थिएटर में बाधित कर रहा है और दूसरे जगहों में एग्रेसिव तरीके से डिप्लॉय कर रहा है। देखिए, हमारी चूकें एक दो तो हैं जो मैं मानता हूं, और वो चूक बहुत क्लियरिटी से मैं बताना चाहता हूं। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका मुकाबला किया है। ऑल डिप्लॉयमेंट, जब आप बात कर रहे हैं तो हमारी नेवल शिप साउथ चाइना सी के अंदर में कोलिशन फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए चल पड़ी हैं और कर भी गई होंगी। आज ये आप समझिए, ये ओपन वॉर डिक्लेरेशन है चाइना के अगेंस्ट, और ये 15-16 की रात में भी हुआ था। चाइना ने इसको ऑब्जेक्ट किया था। हमारी वॉरशिप गई थी साउथ चाइना सी, वो मलाक्का स्ट्रेट और सुंडा में गई। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना फिंगर 8, 4 ये जो बातें करते हैं, ये छोटी बातें हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं, ये दूसरी चीज जो गलती मेरे अनुसार है, 15-16 की रात के बाद जो हमने अपने पेट्रोलिंग प्रोसेस को यदि रोका है, तो मेरा मानना है ये गलत है। हमारी पेट्रोलिंग उतनी ही एग्रेसिव होनी चाहिए यदि हम उनके बातचीत में फंसते हैं, मेरा यह मानना है। इसके अलावा पूरी की पूरी कार्रवाई, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, वो प्रोएक्टिव तरीके से चाइना को एब्सोल्युटली रिस्पॉन्स कर रही है। कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, वो जवाब जानते हैं, वो टीवियों में नहीं दिया जाता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर जनरल सिवाच, रणनीति क्या होगी, मुंह तोड़ जवाब कैसे चीन को दिया जाएगा, वो सरकार तय करे। उसका खुलासा मैं यहां पर चाहता भी नहीं हूं, मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है, साफगोई से जो सूरत हाल है, जमीनी हकीकत के बारे में देश वाकिफ होना चाहिए ना। मैंने सलामी स्लाइसिंग शब्द कई बार इस्तेमाल किया है, आप लोगों से इंटरेक्ट करके ही चीन की मंशा समझ में आई है। वो सलामी की तरह हल्का 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 वो इधर से उधर आता रहता है। और हम अभी पूर्वी लद्दाख की बात कर रहे थे, ठीक कह रहे हैं जनरल सेना कि फिंगर 4, फिंगर 8, हमने बहुत बातें कर ली, पर ये फिंगर 4, फिंगर 8 तक नहीं रह गया है। अब नाकुला तो चीन सिक्किम के उत्तरी हिस्से में है ना, डोकलाम तो वो तिराहा है ना चीन, भूटान और भारत की सीमा पर। वहां पर अगर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, अरुणाचल में वो बेसिस बनाकर मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाला जो खेल है, चीन की मंशा कभी समझ नहीं आती। उसमें एक और कड़ी जोड़ रहा है चीन। तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना इस बारे में, देश को पता होना चाहिए। बिल्कुल संदीप, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक है, मगर ये इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत इससे वाकिफ है। भारत की फौज जो है, जो कमांडर एट ऑल लेवल, उनको मालूम है कि चीन क्या कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। जो चीन जो है आज की तारीख में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे इलाके में कर दिया है। उसने अरुणाचल से लेके आपके लद्दाख तक उसने जो है अपने जो वेपन सिस्टम करते हैं, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी जिस प्रकार से आपने बोला है नकुला में भी की है, और उसके बाद जो आपके डोकलम में भी की है और अरुणाचल में भी की है। ये एक प्रकार से इसकी जो चाल है, ये टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस। और ये जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि आपके ऊपर इतना प्रेशर डाले कि आप जो वो कहे उसको मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब चीन मान नहीं रहा है ना। हम कहते हैं आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, उनसे टैप बंद कर दी, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। सीडीएस जनरल रावत भी आकर कहते हैं कि सैन्य विकल्प भी हमारे पास मौजूद है, पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है ना। आज की तारीख में अगर आप एनालाइज करें, तो मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है कि वो चीन जो है एक प्रकार प्रैक्टिस टैक्टिस डाल रहा है, जैसे होटन होपिंग, उसका आपका लिंजी, उसके बाद कास्कर, उसके बाद लासा, और उसके बाद आपका उसने लिंजी और पांगट जितनी भी एयरफील्ड है उनको बढ़ा लिया है,
उनके अंदर ज्यादा एयरक्राफ्ट कर दिए हैं। आज की तारीख में इन्होंने अपने H-7 बॉम्बर है और J-20 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, मैं समझ रहा हूं कि ये रक्षा प्रैक्टिस है और ये करता रहेगा अक्टूबर नवंबर तक। जब तक ये पासिस बंद नहीं हो जाते, चीन इसके ऊपर खूब प्रेशर डालेगा भारत पे, पर भारत इससे चौकन्ना है। भारत को मालूम है कि चीन ये कर रहा है, तो भारत भी अपना जो जमावड़ा है उसको बढ़ा रहा है और अपनी काबिलियत कर रहा है। अगर चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है तो मैं यही बताना चाहूंगा संदीप, भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने वो सब इंतजाम कर लिए हैं जो इसको काउंटर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो है। राफेल की तैनाती भी हो रही है, हमारे एयर बेसेस भी एक्टिव हो गए हैं। लेकिन यहां पर इस इंटरव्यू में दूसरी बात जनरल दयाल मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, विदेश मंत्री क्या कहते हैं। और ये जनरल गुरमीत ने भी, जनरल सिन्हा, आप लोगों ने लगातार ये कहा है, आई एक्सेप्ट दैट देयर आर सम डिफरेंसेस इन परसेप्शंस इन द एलएसी। वो अपनी एलएसी मानते हैं, हम अपनी एलएसी मानते हैं, ये डिफरेंसेस हैं। बट देयर इज अगेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट नीदर साइड विल अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस को, कि अपने आप ही यकतरफा कोई भी साइड यथास्थिति को बदलेगी नहीं। इस मामले में भी सहमति है। तो क्या विदेश मंत्री साफ यह भी कह रहे हैं जनरल दयाल कि यथास्थिति बदली गई है, यथास्थिति नहीं है अप्रैल वाली? देखिए संदीप, अगर जैसे अप्रैल में सिचुएशन थी या उससे पहले था 93 से जो अब तक का जो हमारा दोनों मुल्कों का जो एलएसी पर जो बर्ताव था, अगर वो स्टेटस को होता तो इतना बड़ा बफंडर थोड़ी उठता और दोनों तरफ से इतनी तैयारी थोड़ी होती। देखिए संदीप, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चाइना जो है एक बहुत सोची समझी उस एक चाल के तहत आया है। उसने एक सरप्राइज एलिमेंट था उसमें, उसने सरप्राइज किया है। अब उसने कितना आगे पीछे, कितनी एलएसी चेंज की है, कितनी एलएसी पर वो आ गया है, ये सब मैं तो नहीं कह सकता, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर कह सकता। पर एक सैनिक तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि सैनिक 1 इंच जमीन नहीं देता अपनी। वो जो बहादुर जवान थे बिहार रेजिमेंट के, वो सीओ था, उन्होंने उस 1 इंच जमीन के लिए अपने प्राणों की त्याग दिया है। ये मत भूलो सैनिक सारे के सारे कि हम 1 इंच जमीन नहीं देते भारत की आज तक और ना देंगे। तो हमारे मन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी एलएसी क्या है, हमारी जमीन क्या है, ये सब हमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, देखिए संदीप, आप चाइना से डील कर रहे हो, एक बात मैं आप सबसे सहमत नहीं हूं, जब चाइना से डील कर रहे हो तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि चाइना तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। हमारी लीडरशिप को भी ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल चाइना को देने चाहिए। जहां तक तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, देख संदीप, ये चाइना की एक बहुत सोची समझी चाल है कि पोस्ट कोविड चाइना चाहता है जो स्ट्रैटेजिक, जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में चाइना डोमिनेंट फोर्स हो। एक भारत ऐसा देश है शायद जो इस स्थिति के बाद, कोविड के बाद, जो इकोनॉमिकली अगर रिवाइव करता, आज सबकी इकोनॉमी हिली पड़ी है, इकोनॉमिकली अगर रिवाइव करता तो चंक खाता, चाइनीज चंक खाता यूरोप में और बाकी कंट्रीज में, जो चाइनीज की सैटेलाइट स्टेट्स है उनमें नहीं। तो चाइना ने बहुत सोच समझ के चाल की है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज पर आता हूं। पहले जो वस्तु स्थिति है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर वैसी स्थिति हो तो क्यों इतना वो है? ठीक है, एक मिनट। अब AK वाजपेयी, देखिए, क्या देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाना चाहिए? विपक्ष से क्या बात नहीं करनी चाहिए? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल दयाल। अलग अलग हम आवाजों में, ठीक है, सरकार बोलकर कंफ्यूज कर सकती है, पर देश एक होना चाहिए ना चीन की नीति पर। अब आज चीन पर अगर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं भेजेगी। चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। प्रवक्ता आएगा नहीं आएगा ये उनका प्रेरोगेटिव है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं भेजना चाहती, नहीं डिस्कस, उनके हिसाब से लगता है कि डिस्कस होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, संसद में इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। क्यों? देखिए, पहले हुई ना ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जब जरूरत मुद्दे पर, चीन की मीटिंग पे हुई थी ना पीछे। हाँ। जब जरूरत महसूस की गई तो फौरन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। देखिए, वो तो हमले के बाद। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, हाँ। सेंसिटिव मामला है। तो कब सरकार मीटिंग बुलाएगी, कब पार्लियामेंट में डिस्कस करेगी, क्या स्थिति बन रही है? देखो, एक मैं 1962 का एक वाकया, मैं आपको पूरा मौका दूंगा दर्शकों में। एक 1962 का वाकया, ये पहले भी बता चुका हूं, पर अगर आपने नहीं देखा या याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। 1962 एक नासूर है हमारा, कि चीन ने हम पर हमला किया, हमारी बहुत बड़ी भूमि वो कब्जा कर गया। तो 62 में युद्ध चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास गए
और कहा कि संसद बुलाइए, संसद का सत्र बुलाइए, हमें चर्चा करनी है। युद्ध चल रहा था, संसद का सत्र बुलाया गया, प्रधानमंत्री पर तीखे प्रहार हुए, सवाल जवाब किए गए, निकम्मा तक कहा गया। और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, राम मनोहर लोहिया ने भी सरकार के, मैं बड़ी सरल भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, कपड़े फाड़ दिए। ऐसे सवाल किए गए। तो 62 का वक्त था, अब 2020, सवाल जवाब नहीं होंगे, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सरकार तय करेगी कि जवाब देना है कि नहीं। नहीं, देखिए अभी ना तो विपक्ष की तरफ से कोई डिमांड है, ना कोई युद्ध चल रहा है। देखिए अभी मसला जो है, सीधी मांग है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद में सत्र 14 तारीख से हो रहा है, सत्र हो रहा है ना। हाँ, तो सत्र और में इसमें तफसील से चर्चा हो। अरे भाई सत्र में तो फ्री है ना, बिल ले आएंगे, अपना डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी चारों जर्नल ने बात सुनाई है आपको, दे आर एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि 1 इंच जमीन न गई है न जाने देंगे, और जब कोशिश हुई तो 20 सैनिकों ने आहुति दी। ये बातचीत किस लिए चल रही है? बातचीत तो यथास्थिति है अप्रैल वाली। ये हमारे अंदर का जो संस्कार है वो है कि हमको लास्ट मिनट तक युद्ध में नहीं जाना है, बात करनी है। युद्ध किस लिए करेंगे अगर हमारी जमीन पर अगर कब्जा नहीं किया, घुसपैठ नहीं की, हम पे हमला ये बातचीत क्यों हो रही है? अगर पड़ोसी हथियारों की होड़ करेगा, जमावड़ा लगाएगा, तो काहे के लिए लगा रहा है? तो मतलब घुसपैठ नहीं, के लिए लगा रहा है? घुसपैठ नहीं हुई। विस्तारवाद की नीति चाइना की है कि नहीं है, इसको कौन डिनाई कर सकता है? अगर वो गुंडागर्दी पे आएगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है बार बार जाके कि भाई जो समय आएगा पूरे आर्मी पर चीन मान नहीं रहा है ना, नई तस्वीरें आ रही हैं, अब मिसाइल भी तैनात कर। बिल्कुल ठीक है, ये चीन का डिफॉल्ट है ना, उसको हम मजबूती से लड़ेंगे, उसके लिए इंतजाम हम भी कर रहे हैं। अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं आपको एक एक चीज कि भारत की तैयारी में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन तो अखिलेश प्रताप सिंह, तो फिर आप ये सवाल जवाब के दौर में क्यों? क्या आपको सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या हमारी फौज पर भरोसा नहीं है? हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते क्या चीन का? आप रोज रोज बवंडर क्यों खड़ा करते हैं? संदीप जी, आपके इसी कार्यक्रम में जवाब है। हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता पे आंच चीन लाने का प्रयास कर रहा है। कुछ हद तक उसने कब्जा भी किया है अपनी भारत भूमि, और इस पे बहस हो रही है। लेकिन हर बात पे बीजेपी के लोग उपलब्ध होते हैं, और हमारी संप्रभुता, अखंडता की बात पे बीजेपी के लोग गायब हैं। सरकार के लोग, सत्ता में बैठे लोग गायब हैं। उन्हें सिर्फ गुड़ी गुड़ी सरकार चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। और सुना है आज मोदी जी ने मन की बात की। इन चिंताओं, ये देश की चिंताएं हैं जो हम आप बहस कर रहे हैं, ये किसी के व्यक्तिगत निजी मामला नहीं है। और यहाँ ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। जब संप्रभुता, अखंडता की बात आती है तो हम सब एक साथ हैं, सरकार के साथ हैं। अब बहस उस पर हो रही है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। और देश पे इस तरह से सीमाओं पे तलखियां बढ़ रही हैं, मिसाइलें तैनात हो रही हैं, सेनाओं का जमघट लग रहा है, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन चाइना इकट्ठा कर रहा है। मोदी जी सुना है देसी कुत्ते की चर्चा कर रहे थे। सुना है मोदी जी ने बताया है कि कोरोना पे 2 मीटर दूर रहो, और कुछ इसी तरह की बातें की। इस पे नहीं बात की। हम क्या करें? हम अगर देश के कंसर्न उठा रहे हैं, देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि सबसे गंभीर स्थिति है 1962 के बाद। देश के रक्षा मंत्री बोल चुके हैं। देश के जो तो संसद का सत्र होने वाला है ना 14 सितंबर को। रावत जी हैं, जो रावत अखिलेश बाबू, 14 सितंबर से संसद सत्र शुरू हो जाएगा। तमाम सवाल उठाइए। वो सवाल सामरिक मुद्दों पर क्या खुलेआम चर्चा होगी कि चीन को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा सरकार? सार्वजनिक मंचों से बताएं। मैं उसी पे एकदम 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है सैन्य, एक होता है कि सत्ता में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है। सेना की तैयारियां आप सुने, उसमें किसी को कोई शंकाएं नहीं है। हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं, लेकिन वो नौबत आने के पहले हमारी सरकार क्या कर रही है? 18 बार मिलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से चीन का नाम तक नहीं आता। अब उनकी मित्रता किस दिन काम आएगी? राष्ट्र के ऊपर वो नजरें तिरछी कर रहा है, और आपकी मित्रता किस दिन काम आएगी? आप 18 बार मिले, पूरे हिंदुस्तान का मार्केट उसके लिए खोल कर रखा है। आपका क्या योगदान है माननीय मोदी जी? सरकार क्या क्या योगदान है? 18 मीटिंगें भी हो चुकी हैं।
ये जो सैन्य और राजनयिक की होती है जो, वो भी 17-18 बार हो चुकी है अप्रैल के बाद। और जो 5 जून को जो निर्णय हुआ था मई में कि उस पर आप वापस जाएंगे, जिसपे एग्रीमेंट भी हुआ था दोनों तरफ से, वापस नहीं जा रहा। फिर भी मोदी जी खामोश हैं, बोलते नहीं है। तो भाई तो सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए। आप ये कह रहे हैं जनरल गुरमीत, पर मुझे एक चीज बताइए। देखिए, हम 2 महीने से, आप भी बहुत बार आए, हमने चर्चा की है, वो पूर्वी लद्दाख में केंद्रित थी सारी बातें, कि भाई डेप्सांग की बात हो, गलवान घाटी की बात हो, पैंगोंग सो की बात हो, इन पर हमने चर्चा की। लेकिन जो ये अब तस्वीर उभर कर सामने आ रही है ना, और जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, ये पूर्वी लद्दाख ही अब थिएटर नहीं रह गया है। उत्तराखंड से हमें खबरें आ रही हैं, वहां पर उन्होंने तादाद बढ़ा दी। नाकुला का मैं जिक्र कर ही रहा हूं, डोकलाम का, ये सिक्किम वाला इलाका हो गया। अरुणाचल में वाटर टेररिज्म, एक कृत्रिम झील बना दी है। ये कई फ्रंट्स खोल दिए हैं। ये सिर्फ अब पूर्वी लद्दाख की बात नहीं है। मेरे ख्याल से दर्शकों को, हमारे देशवासियों को यह भी समझने की जरूरत है। संदीप जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो चुनौती है ये ईस्ट लद्दाख की नहीं है। जो ईस्ट लद्दाख में हुआ है ये आइसोलेटेड और लोकलाइज नहीं है, ये पूरे बॉर्डर एरिया की चुनौती है। मैं तो बोलूंगा ये सिर्फ पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर ही नहीं, जो चाइना का पूरा फ्रंट है, चाहे वो साउथ चाइना, ईस्ट चाइना सी, उनकी इंटरनल हालत, हर एक, क्योंकि एक कड़ी जो हर एक चीज में दिखाई दे रही है, वो चाइना की अग्रेसिवनेस, प्रोवोकेटिवनेस, जिस प्रकार से वो बुखलाया हुआ है, हर एक चीज में सेम ही चीज है। मैं संदीप जी एक बहुत नम्रतापूर्ण आपसे बात कहना चाहता हूं जी। जो प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को कहा था, जो प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई को लेह से कहा था, और जो रेड फोर्ट से 15 अगस्त को कहा था, उन सब में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा अभी क्या ट्रेंड है, क्या हमारी सोच विचार है, क्या रिजॉल्व है और क्या नेशनल विल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। राष्ट्र, सरकार और सेना इस चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि अभी ये जो सिक्योरिटी का चैलेंज है ये खत्म नहीं हुआ है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त के अंदर में मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो देखने का नजरिया है ना, वो राष्ट्र को, सरकार को और सेना को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। इसमें मैं थोड़ा फर्क कर देता हूं जनरल गुरमीत। जनरल सेना, देखिए, मुझे सेना पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं। मैं यहां पर कहने लगूं कि मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है, यह मेरा धर्म नहीं कहता है। मेरा काम है, मेरा धर्म है सरकार से सवाल पूछना, और सरकारें इकबाल पर चलती हैं। मेरा सरकार में भरोसा होने से ज्यादा जरूरी है देशवासियों को सरकार भरोसे में ले। स्ट्रेटेजिक मैटर्स पर हर रणनीति का खुलासा नहीं होता है, लेकिन देशवासियों को भरोसे में लेना होता है, या लेना चाहिए। क्या ऐसा मसला, इतना गंभीर और नाजुक मसला हो तो? जनरल सेना, देखिए संदीप जी, आपकी फर्ज है, आपका धर्म है, आपका राष्ट्र धर्म है कि आप सवाल को उठाएं। मेरा यह भी मानना है कि विपक्ष का भी राजधर्म होता है कि सवालों को उठाएं, मगर सवाल मुद्दा क्या है, मुद्दा उससे भी बढ़कर है। और यदि कोई आप कहें या विपक्ष कहे कि उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो गलत है। चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, यह भी मैं गलत मानता हूं। देखिए, स्थिति एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर है। एटलीस्ट मैं मानता हूं, मुझे तो बहुत स्थिति साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कहेंगे कि फिंगर, देखिए, वो आपको पेट्रोलिंग में बाधित, आपकी जमीन को उसने हड़पा नहीं है, मैं बार बार बताता हूं। ठीक है, उससे भी ज्यादा चीज देखिए हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, प्लीज समय देंगे जी। 2019 में 663 बार, 2018 में 404 बार, 2017, ऐसे में हर एक बार ट्रांसग्रेशंस हुए हैं। और ये ट्रांसग्रेशंस में जब आपका समुद्र चौक में हुआ था तो ये ट्रांसग्रेशन 1 साल से भी ज्यादा था, मगर हमने जवाब नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि आपने पूरे के पूरे, और हमारे फेवर में है ये, केवल यहां नहीं, हमने आकाश में, हमने उसके
समुद्र के ऊपर पहली बार मलाका और सुंडा स्टेट को, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी शिपें साउथ चाइना सी में जा चुकी हैं। तो आप कहेंगे एक्शंस नहीं होते, ये बता के नहीं होते। आप सवाल उठाएं, हम लोग आपको बताते हैं, सरकार भी नहीं बताएगी और ना बताना चाहिए, मुझे मानना है। आपको प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि ये विस्तारवाद की नीति है, या तो विस्तारवाद साल भर आप इस तरह के चीजें देखेंगे। आज यहां होगा ईस्टर्न लद्दाख में, कल नाकुला में होगा, कल डोकलाम में होगा, बाराहूटी में होगा, ऐसे हजार जगह हैं, 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरियाज हैं जहां ये होगा। यदि आप करेंगे, और ये यहां ही नहीं, आपके अंडमान निकोबार में वो आइलैंड को भी क्लेम करने लगा है, वो करेगा, आप दीजिएगा। यदि आप देते हैं तो इसको तोड़ना है, आप जरूर, आपका धर्म बनता है। आप आज डिबेट करा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, दुनिया सुन रही है, लोग सुन रहे हैं, यही सारे देखिए डिफेंस एक्सपर्ट इसी चीज को बताना चाह रहे हैं। इसीलिए तो आपको बुलाता हूं सर, लड़ाई है, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाता हूं। में खत्म हो जाएगी जी। जनरल सिवाच देखिए, पर ये जनरल सिवाच एक सेकंड, जनरल सिवाच, अब ये सिर्फ ट्रांसग्रेशन का मामला नहीं रह गया कि भाई आए थे या कोशिश की। ये जो चेन बन रही है ना पूरी, कि भाई आप सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि भाई मिसाइल तैनात की जा रही हैं, बेसिस बनाए जा रहे हैं, ये अब मामला सिर्फ ट्रांसग्रेशन का नहीं रह गया है। ऐसे में सबसे अहम सवाल, अब मैं थोड़ा कड़ी और आगे बढ़ा रहा हूं, वो ये कि हम जवाब कैसे देंगे। हम भी अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन को काबू करना है। ये सिर्फ चीन की बात नहीं है। चीन ने पाकिस्तान के साथ जो ये एक पैंतरेबाजी उनकी चल रही है, पिट्ठू अपना बना लिया है। हमारा 2 फ्रंट वॉर भी हो रहा है, हमें डबल एंगेजमेंट से भी लड़ना होगा। हमें जवाब क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं। एक, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा। यह आपने बहुत ठीक बोला कि ये बहुत बड़ा कोलूजन है चीन और पाकिस्तान का। इस समय ये दोनों मिलके ही जो कार्रवाई कर रहे हैं, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, एक लाइन ऑफ कंट्रोल में, और इसको अगर हमने फेस करना है तो हमने तीनों तरफ से तैयार होना का, डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल और मिलिट्री लेवल पे। और मुझे लगता है कि जो भारत की सरकार अभी कर रही है वो तीनों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। और कहीं ना कहीं भारत की जो फौज है, जो लद्दाख से लेके आपके अरुणाचल तक बिल्कुल तैयार है और अपने आप ही अपग्रेड करती जा रही है। जैसे आपने बोला चीन ने मिसाइल लगा दी, तो भारत ने भी मिसाइल लगा दी। भारत ने जो अपना एयरफोर्स का जमावड़ा जिस प्रकार से बढ़ाया है, रफेल आने के बाद सुखोई MKI, नहीं, मेरा सवाल ये था, ये तो हम करेंगे। देखिए, वो फौज की तादाद बढ़ाएगा, हम भी बढ़ाएंगे। वो मिसाइल तैनात करेगा, हम भी करेंगे। वो फाइटर जेट लाएगा, हम रफाल को खड़ा कर देंगे। ये बात तो हम करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं, उनके विस्तारवाद, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आतंकवाद और विस्तारवाद, ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आतंकवाद मतलब पाकिस्तान, विस्तारवाद मतलब चीन। तो हम क्या डिफेंड ही करते रहेंगे? हम कॉस्ट कैसे इंपोज कर सकते हैं चीन पर, या हमें नहीं करनी चाहिए? मैं आर्थिक कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, आपने ठीक बोला संदीप, हम दोनों तरफ से चलने के लिए तैयार हैं। जो आपने बताया, हमने चीन को घेरने के लिए उसको, एक तो इकोनॉमिक जो आपने बताया कि किस प्रकार से हमने 100 से ज्यादा ऐप उसके कर दिए, हमने उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, हमने उसको आपके जो इंडियन ओशन में मलक्का स्टेट में जहां से उसका 70% ऑयल जाता है, वहां पर उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया है और चीन को ये मालूम है। और इसी प्रकार से हमने जो इसका जो कराची और ग्वादर है, जहां पर अरेबियन सी में जिस प्रकार से हमारी नेवी अब एग्रेसिव पोजिशनिंग कर रही है, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पता है कि भारत की काबिलियत क्या है। तो मैं ये नहीं, काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है सर, काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है। पर अमूमन, एक मिनट सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। और डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे तीनों पे प्रेशर डाला जा रहा है। और विस्तारवाद की जो नीति है और आतंकवाद की जो प्रतिक्रिया है पाकिस्तान की, दोनों पे मिलकर नहीं, वो जवाब देंगे, हम सक्षम हैं सर, उसमें कोई बात नहीं। पर मैं यहां सरलीकरण नहीं करता हूं। तमाम चैनलों पर बड़ा सरलीकरण हो जाता है ना, हम जवाब दे देंगे, हिंदुस्तान से पंगा, चीन बनेगा भिखमंगा। ये इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है जनरल दयाल। देखिए, चीन को हम घेर रहे हैं, ठीक है, पर अभी हमें एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए जाना था।
रशिया जाना था, रूस, आप रूस में रहे हैं, आप रूस को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं इस पूरे पैनल पर। रूस में हम जाने वाले थे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए, उसमें चीन भी, ईरान भी, तमाम देश जा रहे हैं। ईरान तो हमारा अभी दोस्त नहीं रह गया, चीन से हमारी तकरार चली रही है। रूस हमारा पुराना, सबसे पुराना भरोसेमंद साथी, अब हम नहीं जा रहे, कह रहे नहीं कोरोना काल चल रहा है। वो कोरोना काल नहीं, एक अलाइनमेंट भी हो रही है। ये इतना सरल नहीं है, और मैं यहां पर फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल उठा रहा हूं, और इनके जवाब हमें तलाशने होंगे ना जनरल दयाल। देखिए संदीप, मुद्दा इतना सरल नहीं है। मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, फोर्स, हमारा फोर्स, जितना भी फोर्स हमारा, उसको एक, जैसे उसने एक नैरेटिव किया, हमने भी एक काउंटर नैरेटिव किया ना, तो ये सारी डिप्लॉयमेंट्स हैं। जब तक डिप्लॉयमेंट्स हैं, जब तक ये डिप्लॉयमेंट्स है, मिलिट्री लेवल पे विजिबल एक्शन है, पॉलिटिकल लेवल पे एक विजिबल एक्शन कीजिए साहब, पार्लियामेंट में यूनिसन पास कीजिए कि चाइना इज एग्रेसर एंड चाइना नीड्स टू बी शन्ड ग्लोबली। आप जब तक, एक मिनट, तीसरी बात, आप डिप्लोमेटिकली कीजिए, स्टेटमेंट बंद कीजिए साहब। आप 18 बार मिल चुके हो, आपके पास क्या है देने को? बार बार 2 मिलिट्री कमांडर्स मिलेंगे, जबकि एक के पास कुछ देने को होगा तभी तो देगा। भारतीय मिलिट्री कमांडर क्या दे सकता है? पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली बाइकआउट स्टार्ट कीजिए ना कुछ। आपने इकोनॉमिकल कुछ किया, उसका एक एपरेंट विजिबल, जब तक चाइना को विजिबल, देखिए मैं सारी चीजें मानता हूं, आप हर जगह फैला दी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब ठीक है, विजिबल डिप्लॉयमेंट है जैसे ऑपरेशन पराक्रम में, लेकिन मिलिट्रीली इफेक्ट जब पड़ता है, जब आप कोई ब्लॉकेड करें, मिलिट्रीली इफेक्ट करता है जब आप कोई काउंटर, अब उसने जो भी किया, मैं फिंगर्स नहीं काउंट कर रहा यहां, उसने जो भी एग्रेशन दिखाई है, आप कोई काउंटर एग्रेशन करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप मिलिट्री प्लान, नहीं, मैं इंटरनेशनली भी जनरल दयाल, एक सेकंड सर, देखिए प्लीज एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी को रैप्ट रखिए, लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, उसका प्रोपेगेंडा कीजिए ना, उसका विजिबल कीजिए, उसको ग्लोबली विजिबल कीजिए साहब, तभी तो चाइना की समझ में आएगा। नहीं, मैं वही चीज पूछना चाह रहा था आपसे। देखिए जनरल दयाल, रूस तो सबसे हमेशा हमारे साथ रहा, रूस, पर रूस और चीन की पींगे बढ़ रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ईरान के साथ भी रूस चल रहा है, ईरान के साथ हमारे तो इतने बढ़िया संबंध थे, पर अमेरिकी दबाव में हमने उनसे कच्चा तेल लेना छोड़ दिया है, तो दिक्कत आ रही है। अमेरिका हमारे साथ है, पर अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। ये बातें भी, इंटरनेशनल जो सिनारियो है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा ना। देखिए बिल्कुल रखना होगा। जहां तक बात रशिया की है, देखिए पिछले कम से कम भी 1 डिकेड से स्लोली रशिया चाइना के संबंध काफी गहरे हो चुके हैं। उनके जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन है, वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि कोई भी देश आपके साथ लड़ाई में खड़ा नहीं होगा, लेकिन हां, जब असली वक्त आएगा तो ये कोई, जहां तक डिप्लोमेटिकली है, ये नेशंस आपको सपोर्ट करेंगे, ये नेशंस आपको सपोर्ट करेगा, अमेरिका सपोर्ट करेगा डिप्लोमेटिकली, ईयू सपोर्ट करेगी डिप्लोमेटिकली आपको, और रशिया जो है डिप्लोमेटिकली, रशिया की जितनी कम्युनिटी है, रशिया एज ए नेशन इज वेरी इंडिया फ्रेंडली। लेकिन जहां तक अभी ऐसा मुद्दा नहीं आया ना, आप लेके जाइए साहब। आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो संदीप भाई, आप कीजिए ना, आप हमें करना होगा और प्रोएक्टिव होना होगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अखिलेश प्रताप सिंह, आप चाहते क्या है? विपक्ष चाहता क्या है? सरकार क्या करे? सरकार किस लिए होती है? नहीं, आपका रोड मैप क्या है? सरकार कर रही है ना, हमारी फौजें वहां पर तैनात हो रही है, तैनाती बढ़ाई जा रही है, घेराबंदी कर रहे हैं, और क्या करे सरकार? फिर वही सर, ये सेना का कर्तव्य है। सेना के कर्तव्य पे हमें आपको बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपना कर्तव्य बखूबी करती रहती है, उस पे कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी सेना इतनी अच्छी है, इतनी बहादुर है, इतनी कैपेबल है। बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के कंसर्न की बात आती है तो उस पर डिनाइल मोड पे हो जाते हैं, रोजाना 12 महीने बोलते हैं, लेकिन जो पब्लिक का कंसर्न है, जो देश के कंसर्न है, जो हमारी संप्रभुता अखंडता के कंसर्न है, जो हमारे स्वास्थ्य के कंसर्न है, जो हमारी इकोनॉमी के कंसर्न है, उस पर नहीं बोलेंगे। हमारे चारों तरफ, नेपाल से शुरू करिए, हमारी आज क्या स्थिति है मोदी जी के आने के बाद, ये सब डिप्लोमेटिकली हुए हैं। हम क्या कर पाए? हम कोई डिप्लोमेटिकली इनको काउंटर कर पा रहे हैं या अपने मित्रों को सजोए रख पा रहे हैं? हमसे दूर होते जा रहे हैं। वही हाल चाइना का है। आज की तारीख में सेनाओं सीमाओं पे तलखियां बढ़ती जा रही हैं,
तो मिलिट्री ऑप्शन तो लास्ट है ना। ठीक, हमारी सेनाएं भी उसी तरह खड़ी हो रही हैं, लेकिन हमारी सरकारें फिर किस लिए चुनी जाती हैं? वो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की इतनी बड़ी पावर है, और हमारा एक दुनिया में मित्र मंडली है, लेकिन हमारा नेतृत्व बोलता ही नहीं है, हमारा नेतृत्व जिक्र ही नहीं करता है। जब आप डिनाइल मोड में रहेंगे तो आप कैसे कहेंगे कि ये चीज गलत हो रही है? ये फेयर पॉइंट है आपका। एक ही वाजपेयी, अगर आप डिनाइल मोड में कि नहीं घुसपैठ ही नहीं हुई, फिर ये बातचीत, ये हंगामा क्यों हो रहा है, ये इतनी जमावड़ा क्यों हो रहा है? कितनी तारीख है? 30 तारीख जी। 15 अगस्त को क्या बोला उन्होंने कि भाई विस्तारवाद और आतंकवाद को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, मतलब कुछ नहीं हो रहा सीमा पर। बात ये है, ये तो कह दिया कि विस्तारवाद, आतंकवाद। आप खुद ही कह रहे हो कि सेना पे हमको पूरा यकीन है, सेना हमारी सक्षम है, हाँ। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मोदी पे यकीन नहीं है? एक बात बताइए, ये पैनल पे सब लोग बैठे हैं, मोदी इज ए एग्रेसिव पर्सनैलिटी और नॉट? इसको डिनाई नहीं कर सकते। चीन का नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री, मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान को तो बाकायदा नाम लेते हैं। नहीं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं। दुश्मन का नाम क्यों लेना है? पाकिस्तान का लेते हैं, हमारी पीठ में छुरा नहीं, पाकिस्तान का लेते हैं, पर चीन का नहीं लेंगे। चीन से हमारे मित्रता के संबंध थे कि नहीं थे? ये तो 18 बार हम लोग गए, ये तो सभी मान रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा हिस्सा कब्जा किए हुए चीन बैठा है। चीन जो अगर हमारी आपकी 98 में सरकार बनी थी ना, तो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, सदन के पटल पर बोला था आर एनिमी नंबर 1 इज चाइना। तो ये मत बताइए कि चीन हमारा दोस्त था। हम कह रहे कि 2020 की बात, वो कब बना, कैसे बना, ये समझ से परे है। की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए अपनी बात बड़ी साफ कर दी थी। दूसरी बात यह कि अगर चीन हमारे पीठ में छुरा घोंपना चाहता है तो क्या मोदी जी या देश छोड़ देगा उन बातों को? क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिप्लोमेसी मोदी जी की कामयाब नहीं हो रही है? क्या अमेरिका हमारे साथ नहीं कामयाब हो रही है? क्या जापान हमारे साथ नहीं खड़ा? कामयाबी हुई? तो देखिए, ये उनकी गुंडाई है, कौन सी इसको ऐसे कहिए। गुंडाई से तीनों फ्रंट पे निपटा जाएगा, और उसके लिए कार्यवर जो प्रणाली होनी चाहिए वो हम लोग लागू कर रहे हैं। इनके कहने से नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं ना कि डिनाइल मोड में बोलना नहीं चाह रहे हैं। इससे बड़ा कोई मौका होता है जब पूरे देश को संबोधन किया जाता है? रिस्पॉन्ड करिए। संदीप जी, देखिए, इन लोगों को सिर्फ गुणगान करना है। मोदी जी बड़े डिप्लोमेटिकली बहुत कुछ कर रहे हैं। इराक से पाइपलाइन के मामले में क्या हुआ, कोई बताने की आवश्यकता है क्या? 4 बार जो बंदरगाह का प्रकरण था उसमें क्या हुआ? मोदी जी की उपलब्धियां हैं ना, यही ना उपलब्धियां हैं। नेपाल से सीमाओं पे जिस तरह से तलखियां बढ़ती जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, ये मोदी जी की यही उपलब्धि है। चीन आपका मित्र है, और चीन इतनी गुस्ताखी कर रहा है, नाम तक नहीं ले रहा, मित्रता निभा रहे हैं आप। और जिस अमेरिका को आप बोलते हैं, वो अमेरिका आपके ऊपर तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दे रहा है, आपका प्रिविलेज का दर्जा कम कर दे रहा है, आपका वीजा पॉलिसी बदल दे रहा है, और आप उम्मीद लगा बैठे हैं कि आपको साथ देगा। आप अपनी शक्ति को, इतनी बड़ी महाशक्ति है भारत, हमारे प्रधानमंत्री से दुख की बात यह कि इस महाशक्ति के वो प्रधानमंत्री हैं, उसको क्यों नहीं पहचानते हैं, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है इसकी। एक बार पे रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर मेंबरशिप हमने अभी ली है ना, 138 देशों ने हमको सपोर्ट किया कि नहीं किया? अरे वो उपलब्धि नहीं है हमारी। अमेरिका हमारा मित्र बना हुआ, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। कोरोना काल में भारत की रेपुटेशन कितनी जबरदस्त निकल के आई, कितने देशों को हमने मेडिसिन सप्लाई की, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। देखिए, चाइना को यही डर है, चाइना को यही डर है कि आफ्टर कोविड क्या होगा, कैसे उसकी। नहीं, ये इतना सरल नहीं होता है। इतना आसान ये भी नहीं है ना कि चाइना इतना आसान ये भी नहीं है। देखिए, एक मिनट जनरल गुरमीत, ये जो हम सरलीकरण कर देते हैं ना हर चैनल पे, चाइना डर गया, चाइना बिदक गया, हम घेराबंदी कर देंगे, इतना सरल नहीं है, ये आप भी मानेंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है। ऐसे में हमें जवाब जो हम दे रहे हैं, हमारी सेना तैनात है, वो बढ़ाएंगे हम बढ़ा देंगे, वो सैटेलाइट लगाएंगे, वो मिसाइल लगाएंगे हम मिसाइल लगा देंगे, वो हवाई जहाज खड़े करेंगे, फाइटर प्लेन्स हम खड़े कर देंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए, वो मान नहीं रहा है। आपने संदीप जी, ये जो आपका सवाल है बिल्कुल सीधा और डायरेक्ट है कि क्या करना चाहिए। इस पर जो विकल्प है, जो संकल्प है, अब देखिए, जो भारत का भी रुख है वो बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार बालाकोट किया था, जिस प्रकार 2 यूनियन टेरिटरी को बनाया है, जिस प्रकार
सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप इशू किया है लेह लद्दाख का, और उसमें बेटुक स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि एक्साइ चिन्ह हमारा है। उसमें बेटुक बताया गया है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ में कोई बॉर्डर नहीं है। इसका मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिल्कुल गलत है, सोच ही गलत है। अभी इस बात है विकल्प की, 832 किलोमीटर की एलएसी है, ये कोई 4 पॉइंट नहीं है। इसमें भारत के पास में हजारों विकल्प हैं, क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात है जो संकल्प की, वो संकल्प यह है कि एक्साइ चिन्ह को लेना भारत का एक संकल्प है। इसको किस रूप में लेना है, कब लेना है, किस प्रकार से लेना है, ये मैटर ऑफ सिक्योरिटी है। और देखिए एक बात है कि ये जो मैटर ऑफ सिक्योरिटी होती है इसका डिटेल्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि भारत की सेना की जो कैपेबिलिटी स्किल्स है अभी इस हालत में, और जो हमारा कम्बैट एक्सपीरियंस है, हम पूरे विकल्प को और पूरे संकल्प को रूप दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जनरल सिन्हा क्रिस्प सा आंसर चाहूंगा। अब मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स ले रहा हूं। हमें भी तो कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए ना। अरे भाई, पाकिस्तान के तो हमने 2 टुकड़े कर दिए थे। चीन हमारी जमीन पर लिए बैठा हुआ है, हम एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, उससे आगे नहीं करते, नाम भी नहीं लेते चीन का। वो CPEC लगा देता है, हम DSDBO दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाते हैं, उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो आया। हम कॉस्ट क्यों नहीं इंपोज करते? बहुत सही, मैं एब्सोल्युटली आपके साथ में हूं। देखिए, टैक्टिकल लेवल पे मैं फिर बताना चाहता हूं, कहीं हम गलत कर रहे हैं। हमारे अनुसार एग्रेसिव पेट्रोलिंग बाय फोर्स, उसको कहते हैं पेट्रोलिंग बाय फोर्स, ये शुरू करनी चाहिए और पुरजोर तरीके से करनी चाहिए। दूसरा, ये टैक्टिकल लेवल है। जो चैलेंज उसने इंपोज किया है उसको आप अपॉर्चुनिटी में बदलें। और देखिए, लड़ाई आप जो कह रहे हैं ना, ये छोटी मोटी खुल के भी नहीं आई। ये लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, BRI बोर्ड एंड जो आपका रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओबोर्ड, जिसमें CPEC भी आता है, वो भी शामिल है। यदि आप उसको पूरे तरह से नकारा नहीं करेंगे तो आप POK की में भूल जाइए सपना। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो एक्साइ चिन्ह और गिलगित बाल्टिस्तान में कर रहा है जनरल सिवाच, हमें भी तो कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए। मन माफिक वो करते रहेंगे। हमारे इलाके में एयरपोर्ट बना रखे हैं, हवाई पट्टियां बना रखी हैं, अब वो चीन के हवाले कर रहा है पाकिस्तान, वहां बांध बन रहा है, और हम यहां अपने इलाके में रोड बनाए तो पेट में दर्द हो रहा है, और वो आंखें तरेरेगा और हम डिफेंसिव हुए रहेंगे। मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कॉस्ट इंपोजिशन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बोला संदीप, प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि अब हम कोस्ट डालने के लिए तो ये डेप्सैंग DPO जो रोड बनी है, ये जो हमने जमावड़ा बनाया सब सेक्टर नॉर्थ के अंदर, जो कि दौलत बेग ओल्डी में, जो कि 8 किलोमीटर साउथ है आपके काराकोरम पास से, जो कहीं ना कहीं आप ईस्ट में जा सकते हो एक्साइ चिन्ह में, और वेस्ट में जा सकते हो गिलगित बाल्टिस्तान में। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंटीग्रेट कर सकते हो, काराकोरम हाईवे को इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके बाद आप जो उसका G219 है, लासा से लेके जो कास्कर जा रहा है उसको इंटीग्रेट। तो पेट में दर्द तो चीन को हुआ है। चीन को डर लगा है कि जिस प्रकार से भारत अब इकोनॉमिकली स्ट्रांग और मिलिट्री स्ट्रांग आया है सब सेक्टर नॉर्थ में, उसको तो डर लगा है। बिल्कुल ठीक बात है जनरल दयाल, हमें भी तो कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए ना। कोई मतलब पीस का पूरा जिम्मा हमने ही अपने कंधों पर रखा हुआ है क्या जनरल दयाल? बिल्कुल नहीं संदीप, हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और देखिए, फोर्स जब प्रोजेक्शन करते हैं जैसे भारत ने की है, तो उसमें भारत के ऊपर भी कॉस्ट आती है, और जब आप उसको मोबिलाइज करें तो चाइना पे भी कॉस्ट आ रही है, ऐसी बात नहीं है, उसकी फोर्स प्रोजेक्शन में भी कॉस्ट आ रही है, और ये लॉन्ग हॉल है। लेकिन इसको संदीप कहीं ना कहीं आपको उसको प्रिक करना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, उसने पेट्रोलिंग बंद कर दी, अगर उसने हमारे पेट्रोलिंग रूट्स पर 2 जगह डिप्लॉयमेंट किए ना, तो 4 जगह जिस दिन आप डिप्लॉयमेंट कर दोगे वो हट जाएगा। अगर आप उसका बहिष्कार करोगे डिप्लोमेटिकली, अगर आप उसकी एम्बेसी का बहिष्कार करोगे, अगर आप कंप्लीट टोटली बाइकआउट करोगे, तो वो घबराएगा। आप इकोनॉमिकली तो मतलब हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा और कॉस्ट इंपोज करनी होगी, क्योंकि शांति के रास्ते पर ये चलने वाला नहीं है और ना ही मानने वाला है चीन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।